आज हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार जिसके ऊपर प्लस क्यू कूलाम का आवेश समान रूप से फैला हुआ है। तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, माना एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश समान रूप से फैला है। तार के निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर तीव्रता को ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, तार के चारों ओर स्मॉल l लंबाई का एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ के कुल 3 सरफेस है। गॉसियन बेलनाकार जो भाग बनाया आपने उसके 3 पृष्ठ हो गए। मान लीजिए पहले वाले को आपने S1 से दिखा दिया, दूसरे वाले को S2 से, और तीसरा जो वक्राकार पृष्ठ है उसको S3 से डिनोट किया गया। 3 भाग बन गए। ध्यान दें, यह जो तार है इस पर जो आवेश वितरित है उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से दिखाया गया। देखिए आवेश घनत्व किससे दिखाए? लैम्डा से। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, एक अनंत लंबाई का चालक तार है, तार पर प्लस आवेश समान रूप से फैला हुआ है, उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार के निकट तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र P पर बताने के लिए तार चूंकि बेलनाकार होता है इसलिए इसके चारों ओर गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उस पृष्ठ के 3 भाग हैं, एक S1 है, दूसरा S2 है और तीसरा वक्राकार भाग S3 होगा। S1 और S2 समतल होंगे। अब हम तीव्रता ज्ञात करने के लिए S1 पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं DA की चूंकि डिफिनेशन में है कि इसकी दिशा तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, तो जो DA लेंगे उस पर तल के अभिलंबवत बाहर की ओर मतलब ऊपर की ओर जाएगा DA। ध्यान दें, और जहाँ पर तीव्रता निकालनी होती है वहाँ पर परीक्षण आवेश लेते हैं जो कि धन होता है। धन में प्रतिकर्षण होगा, इसलिए DA की दिशा तल के अभिलंबवत बाहर की ओर चली जाएगी। यहाँ देखिए इधर E जाएगा, तीव्रता बाहर की ओर चली गई प्रतिकर्षण के नाते और DA चला गया ऊपर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि S1 से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वह शून्य होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हो जाएगा कि d फाई E बराबर होता है E डॉट DA, और E डॉट DA की वैल्यू जो रखेंगे आप E DA cos 90 डिग्री होगा और cos 90 की वैल्यू कितना होती है? 0। इसलिए S1 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0। इसी तरीके से अगर S2 पर हम क्षेत्रफल और जो DA लेंगे तो DA की दिशा तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी ऐसे, और E की दिशा इधर चली जाएगी। E की दिशा देखिए लंबवत बाहर की ओर जाएगी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ भी कितना बनेगा? 90 अंश बनेगा। तो इससे भी गुजरने वाला कुल नेट वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। इस तरीके से S1 और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। अब हम P के चारों ओर एक और क्षेत्रफल अवयव S3 पर लेंगे DA। यहाँ जो आप DA लेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो DA लेंगे उस पर DA की दिशा तल के अभिलंबवत बाहर की ओर मतलब ऐसे बाहर की ओर जाएगी, इधर DA होगा। और ध्यान दीजिए E की दिशा प्रतिकर्षण के नाते यह भी बाहर जाएगा, तो इधर E हो जाएगा। E और DA की दिशा आप देखिए दोनों सेम मिलेगी, और जब सेम मिलेगी तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री बनेगा। अब हम कहेंगे कि इससे क्षेत्रफल अवयव DA से बाहर की ओर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स बनेगा लिखेंगे आप d फाई E बराबर E डॉट DA बनेगा, और E डॉट DA की वैल्यू हो जाएगी E DA cos 0 अंश। ध्यान दीजिए, केवल आप S3 के लिए निकाल रहे हैं, S1 और S2 तो ऑलरेडी 0 हो चुका है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ लिख देंगे आप E DA बराबर हो जाएगा d फाई E।
ऐसे बन गया। अब अगर संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा निकालेंगे, तो डी फाई ई की जगह पर हो जाएगा फाई ई हो जाएगा। और फाई ई बराबर ई को बाहर छोड़िए और यहाँ पर लगा दीजिए सरफेस इंटीग्रल डी ए। और सरफेस इंटीग्रल डी ए माने इस बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, सरफेस एरिया होगा इस बेलन का। तो उस बेलन का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल, क्योंकि उसकी लंबाई आपने कितना लिया एल, और यहाँ डिस्टेंस कितनी है आर, 2 पाई आर एल। गॉस प्रमेय से जो फाई ई है उसकी वैल्यू होती है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। ऐसे बनेगा। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, या ई बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा, यहाँ देखिए 2 पाई इधर आ जाएगा तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर क्यू अपनी जगह पे और अपान आर एल हो जाएगा नीचे, ऐसे बन जाएगा। लेकिन हम पढ़े हैं रेखीय आवेश घनत्व, जिसकी बात यहाँ हमने किया था, रेखीय आवेश घनत्व यदि लेमडा है तो लेमडा की वैल्यू होती है क्यू बाई एल। एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश होता है वह रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। इसको किससे शो करते हैं, लेमडा से। लेमडा बराबर क्यू बाई एल, मात्रा किसका होता है कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्यू बाई एल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा। यहाँ देखिए क्यू बाई एल लिखा हुआ, इसकी जगह पर हो जाएगा लेमडा। यह वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो मिलेगा या ई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा बाई आर, इतना न्यूटन पर कूलाम। ये हो जाएगा। अगर गणना में सुविधा के लिए आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितना होती है 9 इंटू 10⁹9। तो इसको 4 हम कर सकते हैं, अगर 4 यहाँ कर देंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो या इसी को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इसी को लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लेमडा बाई आर, इतना न्यूटन पर कूलाम। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, देखिए एक अनंत लंबाई का चालक तार है जो सीधा है, तार पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व हमने लैम्डा मान लिया। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो कहेंगे तार के एकांक लंबाई पर, इसमें से कोई एक लंबाई लिया जाए, उस पर वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। किससे शो करते हैं, लैम्डा से। ध्यान दें, तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। इसी तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमने तार के चारों ओर एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना किया, जो किससे होकर जा रहा है, यहाँ से देखिए P से, और इसी को हमने अक्ष मान लिया है। तार को ही हमने अक्ष मान लिया और R त्रिज्या को लेकर के हमने एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की क्या किया, कल्पना। उसी पृष्ठ पर कुल कितने भाग बन गए, देखिए उस बेलनाकार पृष्ठ के या उस बेलन के कितने पृष्ठ बने, 3। एक S1 होगा जो समतल है, एक S2 होगा यह भी समतल है, एक S3 होगा जो वक्राकार होगा। बिल्कुल जैसे बड़ा सा जाल टाइप है, टीन टाइप का डिब्बा है जो गोलाकार होगा ऐसे बीच में वक्राकार। और उसमें देखिए पहला S1 S2 समतल और S3 कैसा बन गया, वक्राकार। जो S1 पृष्ठ आपने लिया है उस S1 पर जब क्षेत्रफल और DA की आप बात करोगे तो DA की दिशा तल के लंबवत किधर जाएगी, बाहर की ओर, और E की दिशा यहाँ पर परीक्षण आवेश अगर आप लेते तो धन होता, धन में क्या होता, प्रतिकर्षण, तो इसकी दिशा इधर चली गई, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। इसी प्रकार S2 की बात करिए तो यहाँ पर DA की दिशा तल के लंबवत हमेशा बाहर की ओर होती है, DA की दिशा हमेशा तल के विलंबवत बाहर चलती है। E की दिशा देखिए इस साइड में चली गई, यहाँ देखिए धन में यहाँ भी प्रतिकर्षण बाहर चली गई, तो इसके भी बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो कहेंगे S1 और S2 से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0। अब बच गया S3, तो इस पर देखेंगे S3 DA की दिशा बाहर जाएगी, E की दिशा उसी दिशा में हो गई, तो दोनों बीच का कोण 0। तो कहेंगे पूरे पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला कितना फ्लक्स होगा, तो d फाई E इक्वल टू E डॉट DA बराबर E DA का 0 वैल्यू 1 होती है, रख दिया गया। तो d फाई E की वैल्यू E डॉट DA, तो संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से कितना गुजरेगा जिसकी लंबाई L है, तो फाई E बराबर E सरफेस इंटीग्रल DA बन गया। सरफेस इंटीग्रल DA की वैल्यू इस बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RL, तो E अपनी जगह पर और इसकी वैल्यू रख दिया गया 2 पाई RL।
यहाँ देखिए गॉस थ्योरम से फाई ई की वैल्यू होती है क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, मान रख लिया हमने, ई उतार दिया और ये वैल्यू रख ली, तो ई की वैल्यू इतना मिल गई। लेकिन रेखीय आवेश घनत्व तो क्यू बाई एल की वैल्यू किसके बराबर होती है, लेमडा की वैल्यू रखा, और यहाँ कैलकुलेशन में सुविधा की यहाँ 2 की जगह पर हमने 4 से अगर मल्टीपल यहाँ 4 बना लिया तो यहाँ 2 से हमने गुणा किया, तो ई का फार्मूला मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 2 लैम्डा बाई आर। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है ये।